Hello to all and welcome back to the platform. So let's get started with this Spectrum and NCERT की सीरीज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए. सो यू ऑलरेडी अवेयर कि मैंने जितने भी टॉपिक्स थे इसके अंदर इस बुक के अंदर वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने लास्ट जो डिस्कस किया था वो था टुवर्ड्स द फ्रीडम एंड पार्टीशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो सारे हैं वो भी मैंने डिस्कस किए थे, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पे जाके ये पार्टीशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें हमने ख़त्म की थी. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट. दैट मीन्स कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, उसको हम डिस्कस करेंगे. किस तरीके से ब्रिटिश एरा में ये डेवलपमेंट शुरू हुई थी और किस किस एक्ट में क्या क्या प्रावधान दिए गए थे, उसके जो मेन पॉइंट्स थे उसको भी डिस्कस करेंगे, और ड्रॉबैक्स भी डिस्कस करेंगे कि उस पर्टिकुलर जो भी एक्ट लाया गया था उसमें क्या लैक था, क्या मिसिंग था. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पहले दो फेज में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो जो 1773 से 1858 का टाइम पीरियड है वो, और फिर 1858 से उसके बाद 1947 तक हमारे इंडिपेंडेंस तक जो एक्ट्स आए थे उसके बारे में, इन दो फेजेस को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करके डिस्कस करेंगे. और ऐसा डिवाइडेशन क्यों किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को आप दो फेज में क्यों और किस तरीके से डिवाइड करके पढ़ सकते हो. ओके, सो बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं कि क्यों, मतलब इंडिया में ये जो आपका जितने भी एक्ट्स पास होने शुरू हुए थे ब्रिटिश एरा में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों लाना शुरू किया था. तो आपको मैं इतना बता दूं कि ये जो टाइम पीरियड था जब ये एक्ट्स लाए गए थे, तो बैटल ऑफ बक्सर जो है आपका 1764 में हुआ था. 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, और उनको दीवानी राइट्स जो है वो मिल गए थे तीन प्रोविंसेस के लिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए. मतलब कि वो इन तीन प्रोविंसेस से रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर सकते थे. और आपको मैं ये भी बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस टाइम पीरियड में, इस दौर में एक फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रही थी, और उसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटेन की गवर्नमेंट से 1772 के टाइम पीरियड में बहुत बड़ा लोन भी लेना पड़ा था, बिकॉज फाइनेंशियल क्राइसिस इनकी बढ़ती जा रही थी. फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ने की एक और इनकी वजह थी, वो ये कि कंपनी बैंकरप्ट हो रहा था, और इनके जो सर्वेंट्स थे ये अपनी प्राइवेट ट्रेड के द्वारा फ्लोरिश कर रहे थे, मतलब ये आगे बढ़ रहे थे. तो यहाँ पे है ना, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, उनमें बहुत ज्यादा जो है करप्शन भी देखने को मिला था. ये भी एक वजह थी. और हाँ, उसी समय यही वो टाइम पीरियड था जब बंगाल का रीजन जो है, बंगाल प्रोविंस जो है, वहां पे एक टेरिबल फेमाइन ने स्ट्राइक किया था, और बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन जो है इससे अफेक्टेड हुआ था. एंड डेफिनेटली अगर कोई प्रोविंसेस जो है, जो मेन प्रोविंसेस की गिनती में आता है, अगर वही अकाल की चपेट में आ जाएगा, फेमाइन के जो भी सूखा होता है उसके चपेट में आ जाएगा, तो ऑफ कोर्स वहां से रिवेन्यू जनरेट नहीं हो सकती है. यही वो टाइम पीरियड एक और भी था जब रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पे डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो है वो एस्टैब्लिशमेंट रखा था, जो कि लोगों के समझ के बाहर की बात थी. बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स थे इसको लेके. मतलब ये था कि कंपनी को दीवानी राइट भी मिल गई थी बंगाल के लिए, और नवाब और जो है और नवाब को निजामत राइट्स मिल गए थे. मतलब कि जुडिशियल और पॉलिटिकल जो राइट्स होते हैं, पॉलिसिंग राइट्स होते हैं, वो निजाम को मिल चुके थे. एक और वजह यहाँ पे ये भी थी कि जो एक 1767 में आप कह सकते हो कि फर्स्ट इंटरवेंशन जो है इंडियन अफेयर्स का ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा देखने को यहाँ पे मिला था. और 1769 के टाइम पीरियड में मैं आपको बता दूं, जब एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, तो वहां पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी बहुत बुरी हार हुई थी अगेंस्ट मैसूर के हैदर अली से. ठीक है, तो 1769 में जब एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स ने मतलब हार उनको मिली थी, तो भी मतलब एक तरीके से उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा था. ठीक है, बहुत बुरी तरीके से तो ये नहीं हारे थे, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा झटका इनको वहां पे जरूर लग गया था, और जिसके कारण इनकी जो हालत है वो थोड़ी बहुत खराब हो चुकी थी. अब देखते हैं कि यहाँ पे जो पहला एक्ट है आपका, उसे कहा जाता है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट.
एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि आखिर इसे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा जाता है। सो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसको एक ऐसी परमिशन दी गई थी कि आप जो टेरिटोरियल पोजीशन है इंडिया में उसको रिटेन कर सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो ये परमिशन दी गई थी। अब यहाँ पे ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ये टेरिटोरियल पोजीशन को इंडिया में जो है वो रेगुलेट कर सकती थी, मतलब एक्टिविटीज को या फंक्शनिंग को जो है कंपनी को उसको रेगुलेट कर सकती थी। सो यहाँ पे कंप्लीट जो पावर है या फिर जो आपका बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस होते हैं वो इनको नहीं दिया गया था। थोड़े बहुत रेगुलेशन के साथ इनको ये आजादी दी गई थी, ये परमिशन दी गई थी, और इसीलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है 1773 का। यहाँ पे जो बहुत सारे इसके प्रावधानों में सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसमें ये है कि बैरन हास्टिंग को यहाँ पे गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था बंगाल में। Directors of the company were required to submit all correspondence regarding revenue affairs and civil and military administration to the government। मतलब कि यहाँ पे एक कह सकते हो कि जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत मानी जाती है, जो इंट्रोडक्शन माना जाता है, वो इसी रेगुलेटिंग एक्ट से माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार इंडियन अफेयर्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट को सिक्योर किया था ताकि वो रेगुलेट कर सके ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शनिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एक्ट इंट्रोड्यूस द एलिमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन इट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बंगाल में क्या था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो गवर्नर जनरल के द्वारा हेल्ड होना था। गवर्नर जनरल उसकी निगरानी करने थे और उनको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर और होने थे। ठीक है, उसमें से सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट दोनों जो है गवर्नर जनरल हैंडल करेंगे, और इसीलिए बैरन हास्टिंग को एज अ गवर्नर जनरल यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। द थर्ड थिंग वॉज कि गवर्नर जो मतलब काउंसिल में थे मद्रास और बॉम्बे के, उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया था किसके अंदर में, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर में। सो मतलब मद्रास और बॉम्बे के जो काउंसिल्स थे, गवर्नर इन काउंसिल्स थे, वो किसके कंट्रोल में आ गए थे, बंगाल प्रोविंस के जो काउंसिल थे, गवर्नर इन काउंसिल थे, उसके कंट्रोल में आ गए थे। और एक बात और थी यहाँ पे कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे वो इलेक्टेड तो यहाँ पे होने थे 5 सालों के लिए, लेकिन जो 1/4 ऑफ द मेंबर थे वो हर साल रिटायर होने थे, लेकिन उनमें री इलेक्शन की जो प्रावधान है वो नहीं दिए गए थे। कंपनी के डायरेक्टर्स जो है वो डायरेक्टली मतलब वो डायरेक्टेड होते थे पब्लिक के लिए, ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो मिलिट्री मैटर्स हो, इनके लिए वो करस्पॉन्डेंस होते थे। अब यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट की भी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधानों में से एक है रेगुलेटिंग एक्ट का, कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो जुडिकेचर है वो इस्टेब्लिश किया गया था बंगाल में। किस किस चीजों के साथ, ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन के साथ। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, ये आपके पॉलिटी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे ये चीजें बहुत अच्छे से आपको पढ़नी होती हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस आर्टिकल में लिखा गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे आप जानिए कि जो गवर्नर जनरल को यहाँ पे पावर्स दिए गए थे ना, उनमें से उनको वीटो पावर नहीं दिया गया था। सो यहाँ पे एक कह सकते हो ड्रॉबैक में अगर आप कहो तो गवर्नर जनरल हैड नो वीटो पावर। एंड उसके बाद एक चीज जो सबसे बुरी यहाँ पे थी कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, जो बहुत ज्यादा करप्शन में इन्वॉल्व थे, इस चीज को रोकने के लिए इस एक्ट ने कोई प्रावधान नहीं लाया था। और सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट तो इन्होंने रखी थी, लेकिन इसके पावर्स जो है, इसकी जो मतलब कार्यकारिणी है, उसको वेल डिफाइंड नहीं किया गया था कि किस तरीके से ये काम करेगी। तो ये ड्रॉबैक्स कुछ आप कह सकते हो इस एक्ट के।
अब हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। ये भी काफी मतलब यहाँ से जितने भी एक्ट्स आप पढ़ोगे ना, हर एक्ट से एक दो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर आपके बैंकिंग या एसएससी। ये एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ये पूरा सेशन आप अच्छे से देखिएगा, ये 2 सेशन में मैं ऐसे कंप्लीट करूंगी। और मैंने इसका ऑलरेडी एक इसी प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का एक प्राइवेट टॉपिक भी बना रखा है ऑलरेडी, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए इसको कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि आपको एक रिविजन हो जाएगा। सो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानिए। यहाँ पे क्या था कि 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है, कि यहाँ पे डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सेटअप किया गया था। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में आपका एक तो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट किया गया था जो कि कमर्शियल अफेयर्स को देखता कंपनी के, और दूसरा था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो अपॉइंट किया गया था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको देखता? सिविल और मिलिट्री मैटर्स को, जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स थे उसको वो देखता। सो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उसमें 6 मेंबर मौजूद थे, 6 लोग मौजूद थे, जिसमें से कि आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी होगा, चांसलर भी होगा, और ये सारे लोग होंगे। सो आप ये कह सकते हो कि जो आपका गवर्नर जनरल का काउंसिल का स्ट्रेंथ था वो यहाँ पे रिड्यूस भी किया गया था 3 मेंबर्स पे। तो 1 ऑफ द 3 मेंबर्स जो है वो कमांडर इन चीफ होंगे ऑफ द ब्रिटिश क्राउन्स आर्मी इन इंडिया। ये भी एक यहाँ पे है चीज। तो पिछले मैंने आपको इसमें बताया 1773 के एक्ट में ड्रॉबैक में कि गवर्नर जनरल को वहां पे वीटो पावर नहीं दिया गया था, लेकिन इस एक्ट में गवर्नर जनरल को राइट ऑफ वीटो जो है वो प्रदान किया गया था। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब ये जो प्रेसिडेंसी जो मद्रास और बॉम्बे जो सबऑर्डिनेट कर दिए गए थे बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर 1773 के एक्ट में, उसको इफेक्ट में इस एक्ट के बाद ला दिया गया था। सो कैलकाटा जो है आपका, आप कह सकते हो कि कैपिटल ऑफ ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया के नाम से कैलकाटा को जाना जाने लगा, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट कर दिया गया था। तो इम्पॉर्टेंट चीजों में आप हमेशा से ये चीजें जो है वो याद रखिएगा, ठीक है, कि काउंसिल के मेंबर्स को रिड्यूस किया गया था और उसके बाद फिर गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया था। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये जो एक्ट है आपका, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक डायरेक्ट कंट्रोल दे दिया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, बट आप ध्यान से देखिएगा कि इस एक्ट में इंट्रोडक्शन हुआ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन 1784 के एक्ट में एक डायरेक्ट कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो ये माइन्यूट डिफरेंसेस ही आपको जो एमसीक्यूज होते हैं ना उसमें दिए जाते हैं, और यहीं पे गलतियां भी होती हैं, ठीक है। तो इस चीजों को थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि इसी तरीके से आप कह सकते हो कि जो एक ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया है ना, ये लाइन आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, यहाँ पे एक टर्म आप यूज कर सकते हो, पहली बार वो इसी एक्ट के बाद लाया गया था। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट कंट्रोल जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का मिल जाएगा तो ऑफ कोर्स वो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया की तरह ही काम करना शुरू कर देगा। अब एक चीज और भी थी यहाँ पे कि जो आपके कोई भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ना, तो उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज में कोई भी बाउंड्रीज डिसाइड नहीं की गई थी कि कौन कौन सा पार्ट जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगा। भले ही ये कहा गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है पॉलिटिकल मैटर्स देखेंगे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिविल एंड मिलिट्री मैटर्स देखेंगे, लेकिन कोई क्लियर बाउंड्री इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के ये डिफाइन नहीं किया गया था कि मतलब अगर कोई ऐसा स्पॉट आता है जहाँ पे थोड़ा सा मतलब कोई डाउट हो कि कौन इस चीज को हैंडल करेगा, तो उसके लिए क्लियर एक जो व्यू होता है ना वो इस एक्ट के द्वारा नहीं दिया गया था। सो आफ्टर दिस पिट्स इंडिया एक्ट एक एक्ट और आया था 1786 का। अब यहाँ पे क्या है ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब इंडिया आए थे गवर्नर जनरल बनके, तो उनका ये मानना था कि कोई भी इंडियन को ज्यादा पावर नहीं देना है, मतलब कि कोई भी प्रोविंसेस है ना, तो प्रोविंसेस को ज्यादा पावर हमें नहीं देना है। तो ये इन चीज को हमेशा से ये चाहते थे कि जो गवर्नर जनरल की पावर है या फिर कमांडर इन चीफ की पावर है वो सबसे ज्यादा हो,
तो इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं यहाँ पे गवर्नर जनरल बन के आता हूँ तो मुझे ये दोनों पावर्स जो है वो चाहिए। सो इसीलिए इनको जो है गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों के पावर्स अलाउ किए गए थे, इसलिए ही क्योंकि अगर काउंसिल कोई ऐसा डिसीजन लेती है जो इनको पसंद नहीं आ रहा है तो वो उसको ओवरराइड कर सकते थे, मतलब उसको नकार भी सकते थे, क्योंकि ये कंप्लीट कंट्रोल, एक स्ट्रांग पावर, एक सुप्रीम पावर ये एज अ गवर्नर जनरल अपने हाथ में रखना चाहते थे। किसी भी प्रोविंसेस को या लोअर डिवीजन को ये ज्यादा पावर नहीं देना चाहते थे। ये जो एक्ट, ये जो प्रोविजन है कि ये पावर्स गवर्नर जनरल या कमांडर इन चीफ के पास होंगे, ये सारे गवर्नर जनरल को इसके बाद दिए जाने लगे थे। लेकिन कॉर्नवालिस पहले ऐसे थे जिन्होंने इसकी मांग की थी और इनको दिया भी गया था। उसके बाद आता है आपका एक्ट ऑफ 1793। ये एक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो कंपनी की कॉमर्शियल प्रिविलेजेस है ना, वो रिन्यू कर दी गई थी अनदर 20 ईयर्स के लिए। मतलब कि आप कह रहे हो कि ब्रिटिश पोजीशन जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया इन्होंने 1784 के एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में, उसको इन्होंने और 20 सालों के लिए जो है वो बढ़ा दिया था। एक चीज और भी थी कि कंपनी जो है आफ्टर पेइंग नेसेसरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स और सैलरीज, जो कि किसके रिवेन्यू से पे होंगे, मतलब इंडिया की रिवेन्यू से ही ये ऑफिसर्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पेमेंट होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे इनके इसके बाद भी, मतलब इनको सैलरी एंड ऑल देने के बाद भी इनको 5 लाख पाउंड का जो एनुअल रकम है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था। मतलब एक तो रूल ये हमारे ऊपर कर रहे थे, इंडियन रिवेन्यू से इनको इनका सैलरी और सारा कुछ जा रहा था और ऊपर से हम ही इनको पैसे भी दे रहे थे। अब सीनियर ऑफिसर जो थे कंपनी के, उनको ये कहा गया कि आप विदाउट परमिशन जो है वो इंडिया नहीं छोड़ सकते हो। मतलब अगर आपने ऐसा किया तो ये समझा जाएगा कि आपने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दी। और ऐसा इन्होंने क्यों किया था, ताकि वो थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सके ये जो कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उनमें जो करप्शन बढ़ता जा रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेपरेट कर दिया गया था जुडिशरी फंक्शन से। मतलब यहाँ पे जैसे समझिए कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके बीच में मैंने बताया ना कि कोई क्लियर बाउंड्री डिसाइड नहीं की गई थी। तो इस एक्ट के बाद जो है वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीटली सेपरेट कर दिया था इन्होंने जुडिशरी फंक्शन से। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इज द मेन एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसको ही ये अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। अब कंपनी वाज एम्पावर्ड टू गिव लाइसेंस, मतलब कंपनी जो है वो लाइसेंस देती थी, जिसे या तो प्रिविलेज या कंट्री ट्रेड के नाम से भी जाना जाता था। वो या तो कोई इंडिविजुअल होता था या तो कोई अनदर कंपनी के एम्प्लॉयज होते थे जो कि इंडिया में ट्रेड करना चाहते थे। यहाँ से कंपनी ने ये कहा कि जिनको ये लाइसेंस मिलेगा वो ही इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। और यही वो चीज थी कि यही लाइसेंस वाली जब चीज इन्होंने शुरू की ना, तो ये जो शिपमेंट है ओपीएम की वो चाइना की तरफ जो रुख करना वो शुरू कर चुकी थी। अब आगे है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये एक्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो आपको अंडरलाइन चीजें दिख रही हैं ये इसके मेन प्रोविजंस में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपको पूछी जाती है कि जो कंपनी की मोनोपोली है ओवर ट्रेड इन इंडिया वो एंड कर दी गई थी, बट कंपनी के जो ट्रेड है चाइना और ट्रेड इन टी वो रखी गई थी, रिटेन की गई थी। ये किस एक्ट के द्वारा किया गया था? सो दिस वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि जो आपके मतलब चार्टर एक्ट का 1813 का जो बैकग्राउंड है वो उस समय से ऐसी कुछ चीजें चल रही थी कि जो आपके यूरोप में बहुत सारे जो इंपोर्ट होते हैं ब्रिटिश गुड्स के, वो वहां पे बहुत ज्यादा हैम्पर होने शुरू हो गए थे। जिससे कि ब्रिटिश ट्रेडर्स जो थे वो काफी ज्यादा सफर कर रहे थे। ब्रिटिश ट्रेडर्स जब वहां पे सफर करना शुरू किए तो उन्होंने ये डिमांड किया कि आप जो एशिया में हमारा ब्रिटिश ट्रेड है ना उसमें आप हमें शेयरिंग दो। और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो मोनोपोली आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखी है, मोनोपोली क्या होता है? एकाधिकार, मतलब कि एक कोई ऐसी चीज जहां पे सिर्फ आपका अधिकार रहे, किसी और का ना रहे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मोनोपोली दे रखी है ना, तो ट्रेड इन इंडिया,
ओवर ट्रेड इन इंडिया, ये आपको हटाना होगा और ये हमें भी अलाउ करिए आप कि हम भी ट्रेड के लिए वहां जा सकें। सो यहाँ पे फाइनली जो ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं उनको इंडिया आके ट्रेड करने की जो है वो आज़ादी दी गई थी। लेकिन ये जो लाइसेंसिंग सिस्टम इन्होंने लाया था ना पिछले एक्ट में, जैसे मैंने बताया लाइसेंसिंग सिस्टम, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने के बाद ही इनको ये चीज़ें मिलती थी। लेकिन जो ट्रेड है इनका चाइना और टी ट्रेड जो ये करते थे, इसमें इनको मोनोपोली तब भी दी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप चाइना के साथ ट्रेड कोई और कंपनी नहीं कर सकती है और जो चाय का ट्रेड है उसमें भी कोई और कंपनी नहीं आ सकती है। ये चीज दोनों ने इन्होंने रिटेन रखी, मोनोपोली इनको ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दी, ब्रिटेन ने। सो आप ये कह सकते हो कि दिस एक्ट डिफाइंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। मतलब कि ये एक्ट जो है इसके बाद पहली बार ये डिफाइन हो गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ब्रिटिशर्स का वो इंडियन टेरिटरीज में कितना है और किस तरीके से है। मतलब कि जो रेगुलेशन है जैसे कि काउंसिल ऑफ मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा जो है, वो कोई भी काउंसिल जो रेगुलेट कर रही थी अपने अफेयर्स को, चाहे वो मिलिट्री हो, रेवेन्यू हो या फिर सिविल अफेयर्स हो, उनको जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसरेबल होना पड़ता था कि आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, आपने क्या सिविल मैटर्स हैंडल किया, आपने क्या पॉलिटिकल मैटर्स हैंडल किए। तो इस तरीके से उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी में अपना पहली बार डिफाइन कर दिया था। कंपनी के शेयर होल्डर्स जो है उनको 10.5% का डिविडेंड जो है वो दिया गया ऑन द रेवेन्यू ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे मतलब जो कंपनी की शेयर होल्डिंग है वो 10.5% डिविडेंड पे रखी गई थी। अब आपको अगर नहीं पता कि डिविडेंड क्या होता है, ये इकोनॉमी का आपका टर्म है, तो डिविडेंड एक होता है कि आपका लाभांश आप कह सकते हो, एक ऐसा सम ऑफ मनी जो कि रेगुलरली मतलब पर्टिकुलरली आप कह सकते हो कि एक साल में एक बार एनुअली इसको पे किया जाता है, कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। जितना भी उनको उसको प्रॉफिट हुआ है उस पर्टिकुलर कंपनी को, उनके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसमें कुछ अमाउंट जो है कुछ फिक्स करके वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है, जो रिजर्व्ड भी रहते हैं। ठीक है, कभी 5% पे रिजर्व रहता है, कभी 2% पे, 1% पे, डिपेंड्स। ओके, सो अ सम ऑफ मनी जो रेगुलरली एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखा कीजिए। And a sum of 1 lakh rupee was set aside for the revival, promotion and encouragement of literature, learning and science among the natives of India. So आप ये कह सकते हो कि 1813 के एक्ट में इन्होंने एजुकेशन को लेके 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो हमेशा से साइड रखना शुरू कर दिया था इंडियन के एजुकेशन के लिए। दिस वॉज अ गुड स्टेप बाय दिस एक्ट ऑफ 1813। एंड द नेक्स्ट इज कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको परमिशन दी गई कि आप मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पे कर सकते हो। तो मतलब आप कह सकते हो कि एक जो रिलीजियस प्ले जो होता है वो कंपनी ने इस एक्ट के बाद करना शुरू कर दिया था। The power of superintendence and direction of board of control was not only defined but also enlarged। मतलब कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके अंडर में था, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उसके अंदर में आता था। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन को रिस्पॉन्सिबल वो होता था। सो यहाँ पे इनकी जो पावर है वो ना तो सिर्फ डिफाइन की गई बल्कि इसको एनलार्ज भी कर दिया गया था। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो एक मतलब एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी में है वो एक यही चीज कह सकती थी कि पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन ऑफ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो इन्होंने एनलार्ज कर दी थी इस एक्ट के बाद। एंड आफ्टर दैट Charter Act of 1833, दिस एक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे आप जैसे देखो 1813 के एक्ट में आपको पता है कि जो रेगुलेशन काउंसिल ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेड आउट करते कि उन्होंने क्या क्या किया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो इनको मिल गया था, सेपरेट अकाउंट भी यहाँ पे इनको रखना पड़ता था, जो भी कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन या टेरिटोरियल रेवेन्यू जिनको भी इतना जहां से भी आया उसका इनको ब्यौरा देना पड़ता था। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी एनलार्जमेंट इन्होंने इनको कर दी थी सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन के लिए। क्रिश्चियन मिशनरी को भी इन्होंने परमिट कर दिया था कि वो इंडिया आके अपना रिलीजन पे कर सकते हैं ऑल। सो अब 1833 में इसको और ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने सोचना शुरू किया।
आप कह सकते हो कि ये एक्ट आते आते 1833 का टाइम पीरियड आते आते इंडिया बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी। ये अगर आपको पूछा जाए कि किस एक्ट के बाद आप ये कह सकते हो कि इंडिया बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी, देन दिस वाज 1833 का ही एक्ट। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इस एक्ट के बारे में है वो ये कि यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, ये काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है, सो ध्यान में रखिएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज रीडिजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब कि जहां बस एक प्रोविंसेस तक कोई गवर्नर जनरल सीमित था, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इंडियन टेरिटरी में लेने के बाद अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो चुका था, क्योंकि पूरे इंडिया पे अब वो पोजीशन रख सकता था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दे हैव बीन आस्क्ड many times that who was first governor general of India, then he was Lord William Bentinck, याद रखिएगा। यहाँ पे कंट्री की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूनिफाइड हो गई सिर्फ एक एक कंट्रोल में, जो कि थे हमारे गवर्नर जनरल। गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास के पास जो लेजिस्लेटिव पावर थे वो उनसे छीन लिए गए थे, और गवर्नर जनरल को लेजिस्लेटिव पावर दिए गए एंटायर ब्रिटिश इंडिया के लिए। मतलब कि इनको बहुत ज्यादा पावर से अब नवाजा गया था। उसके बाद जो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स थे कंपनी के, वो कौन करते थे कंट्रोल, वो भी गवर्नर जनरल कंट्रोल करने लग गए थे। गवर्नर जनरल काउंसिल में अब 4 मेंबर होने थे, पहले 3 थे, अब 4 मेंबर होने थे। और लेकिन जो चौथे मेंबर थे उनको थोड़े लिमिटेड पावर्स दी जाती थी। तो ऐसा आप कह सकते हो कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल का गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से या फिर काउंसिल के नाम से जाना जाने लगा, या फिर मतलब काउंसिल, इंडियन काउंसिल के नाम से यहाँ पे जाना जाने लगा था। एक चीज और थी कि इट वॉज द फर्स्ट स्टेप इन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी फर्स्ट स्टेप इन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे कंपनी की मोनोपोली जो सिर्फ चाइना और ट्रेड के मतलब ट्रेड इन टी थी, वो भी यहाँ पे इनको एंड कर दी गई। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। एक बात ध्यान में देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडिंग बॉडी इंडिया में आई थी, और ये एक्ट आते आते अब वो ट्रेड से हट के पूरी की पूरी पॉलिटिकल हो चुकी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव हो चुकी थी। ये भी आप कह सकते हो कि दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एज अ ट्रेडर इंडिया में आई थी, अब वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन के रह गई थी। यहाँ पे ऑल रेस्ट्रिक्शन और यूरोपियन इमिग्रेशन एंड एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया वर लिफ्टेड। मतलब कि जो भी यूरोपियन इंडिया आ सकते थे या फिर जो वो प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, उस पर बैन जो लगा हुआ था वो सारी इन्होंने हटा लिए थे। मतलब अब कोई भी यूरोपियन यहाँ आ सकता था और जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में खरीद सकता था। Governor General was given the power to superintend, control and direct all civil and military affairs of the country. आप ये कह सकते हो कि मतलब यहाँ पे गवर्नर जनरल की पावर्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड ऑल अदर टेरिटरीज वेर प्लेस्ड अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल। मतलब अब ऑब्वियसली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहला रहे हैं, तो पूरे यहाँ पे टेरिटरी जो उनके कंट्रोल में आ ही जाएगी। ये एक्ट जो है, इसके पहले जो लॉ इंडिया में बनाया जाता था उसे लॉ कहा जाता था, लेकिन इसके बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको इन्होंने एक्ट कहना शुरू कर दिया था। और एक लॉ मेंबर जो है यहाँ पे, इंडियन लॉ कमीशन की स्टैब्लिशमेंट इसी एक्ट के तहत हुई थी। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको पूछा जाए कि इंडियन लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन विच एक्ट, देन इट वाज 1833 का दिस चार्टर एक्ट। And a law member was added to the Governor General Council for professional advice on law making। मतलब कि एक लॉ मेंबर को भी जो है यहाँ पे ऐड किया गया था, ताकि वो मतलब कोडिफिकेशन जो होती है इंडियन लॉ की, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने इंडियन लॉ कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट रखी थी। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आई डोंट नो हाउ आई फॉरगॉट टू राइट इट। यहाँ पे जो आपके फर्स्ट लॉ कमीशन जो हेल्ड किया गया था
बनाया गया था, लॉर्ड मकॉले को उसका पहला चेयरमैन बनाया गया था। तो अगर आपको ये पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस लॉ कमीशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ इंडियन लॉ कमीशन बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833, देन ही वाज लॉर्ड मकॉले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी का स्प्लिट भी होता है, डिवाइडेशन होता है, और लेकिन वो बाद में चल के कभी भी इफेक्ट में नहीं आता। और एक चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया के जो मतलब ये कह सकते हो कि टुवर्ड्स दिस यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज को लेके प्रोविजंस होते हैं, तो नो इंडियन सिटीजन वाज टू बी डिनाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कलर, बर्थ और एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज जो है यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छी करी थी कि इंडियंस को गवर्नमेंट सर्विसेज में इन्होंने एक एंट्री दे दी थी। सो अब यहाँ पे कोई भी इंडियन जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज में आ सकते थे, कोई भी उन पे भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कलर के हो, कहीं के भी हो, ये सब बेसिस पे इनको जो है वो इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज में एंट्री के लिए आजादी मिली थी। उसके बाद है आपका एक और एक्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपका है, होल्ड ऑन अ सेकेंड, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दिस एक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अगेन, क्योंकि मतलब अगर आप सिग्निफिकेंस देखते हो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का, तो सबसे पहले तो सेंट्रलाइजेशन इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन का हो ही चुका था। फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉमर्शियल एक्टिविटी थी वो एंड कर दी गई थी, और यहाँ पे ये ब्रिटिश क्राउन जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में उभर के आ चुका था। कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ हो ही चुका था लॉर्ड मकॉले के अंदर, और उसके बाद इंडियंस को गवर्नमेंट सर्विसेज में एंट्री मिल ही चुकी थी। तो 1853 के एक्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई उसमें से ये था कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वाज सेपरेटेड। मतलब कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस थे गवर्नर जनरल के काउंसिल के मेंबर्स के, वो अलग अलग कर दिए गए थे। एंड कंपनी वाज टू कंटिन्यू पोजीशन ऑफ टेरिटरी अनलेस द पार्लियामेंट प्रोवाइडेड। उसके बाद मतलब कि कंपनी जो है जो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया है वो कंटिन्यू रहेगी, तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि पार्लियामेंट आगे का कोई डेट या ऐसा कुछ नहीं देता। इस 20 साल के लिए तो इन्होंने ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया था, और अब ऐसा कहा गया कि जब तक अगली बार कोई नोटिस नहीं आता तब तक ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया ये है। स्ट्रेंथ जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की वो घटाकर 18 की गई थी यहाँ पे। एंड उसके बाद जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको कुछ अलग भी मतलब यहाँ पे पावर्स दिए गए थे, जैसे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है एक नई प्रेसिडेंसी प्रोविंस में क्रिएट कर सकते थे, और इसीलिए 1833 से 1853 के टाइम पीरियड में बहुत सारे नए प्रोविंसेस क्रिएट किए भी गए थे। सिंध और पंजाब ऐड किए गए थे, उसके बाद असम, बर्मा और सेंट्रल प्रोविंसेस का भी मतलब यहाँ पे क्रिएशन किया गया था। सो इस तरीके से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स भी थे वो भी इन्होंने 18 कर दिए थे, जो कि पहले 34 के आसपास थे, आई थिंक 34 ही थे। सो ये नहीं सॉरी 24 से घटा के इन्होंने 18 कर दिए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में था नहीं, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में था नहीं, वो तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। सो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी रिड्यूस कर दी गई थी 14 to 18, आउट ऑफ विच 6 पीपल वेर नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश क्राउन। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जो कंपनी का इन्फ्लुएंस था वो आगे चल के और रिड्यूस कर दिया गया था। एंड दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेपरेट गवर्नर फॉर द बंगाल प्रेसिडेंसी, ये भी एक था। सो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि एक तरीके से जो इंडियंस हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में जिनका इंट्रोडक्शन इस एक्ट के पिछले एक्ट में हो गया था, इस एक्ट के बाद इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का यहाँ पे जन्म होता है, जो कि मतलब सारे इंडियंस के लिए इस चीज को खोला जाता है कि अब एक मेरिट के बेसिस पे जो है वो सिलेक्शन इनका होगा। कोई भी अगर इंडियन मेरिट रखता है तो एक ओपन और फेयर कंपटीशन के थ्रू जो है वो उनका सिलेक्शन होगा। सो ये चीज एक अच्छी बात थी यहाँ पे इस एक्ट के बाद। सो इंडियंस यहाँ पे सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छे से उनको जो है वो एंट्री दी गई थी। एंड उसके बाद मकौले कमेटी भी इसीलिए 1854 में इन्होंने बिठाई थी, जिसके दौरान मतलब इस कमेटी के बाद ही इंडिया को पहला सिविल सर्वेंट जो है वो यहाँ पे मिला भी था। उसके बाद जो अदर फीचर्स में आप कहते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यही ध्यान में रखना है कि बर्थ ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज जो है इसी एक्ट के बाद हुआ।
सो द नेक्स्ट एक्ट इज आपका 1858 का बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी इसे कहा जाता है. सो अगेन वन लाइनर, विच एक्ट हैज बीन कॉल्ड एज द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दैट इज आपका 1858 का एक्ट. तो सबसे ज्यादा एक ही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अब तक जो गवर्नर, पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और यहाँ पे जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वायसरॉय कहा जाने लगा था. मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरी तरीके से अब लिक्विडेट हो चुकी थी, और इंडियन टेरिटरी जो है ब्रिटेन की, अब यहाँ पे ब्रिटिश क्वीन के, मतलब ब्रिटिश जो क्वीन थी अब वो गवर्न करनी थी यहाँ पे. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो हटा दिए गए थे, स्क्रैप कर दिए गए थे. एंड उसके बाद पावर्स जो है कंपनीज के वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के को दिए गए, लेकिन उसके साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किया गया था. सो ये कह सकते हो आप कि जो डुअल सिस्टम जो पिट्स इंडिया एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, वो इस एक्ट के बाद यहाँ पे खत्म कर दिया गया था, और एक नई चीज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यहाँ पे ऐड किया गया था. और यहाँ पे वाइसरॉय जो है और गवर्नर जो है अलग अलग प्रेसिडेंसी के, वो किसके द्वारा अपॉइंट होने थे, वो भी क्राउन के द्वारा ही अपॉइंट होने थे. और यहाँ पे वाइसरॉय को असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी इन्होंने बनाई, और इसमें जो है वो मतलब जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो डुअल गवर्नमेंट की सुविधा दी गई थी वो इन्होंने यहाँ पे हटा दी थी. तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि, और हाँ, इसके पहले जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था ना, इस एक्ट के बाद वो भी खत्म कर दिया गया था. क्यों? क्योंकि सिपाही विद्रोह हो गया था 1857 में. सो गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो अब कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि इंडिया से उनको हाथ धोना पड़ जाए. तो इसीलिए उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाली जो पॉलिसी थी वो उन्होंने यहाँ पे हटा दी थी. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. अगले लेसन में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट आफ्टर 1858 से टिल इंडिपेंडेंस तक. हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें. सो आप इसको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स अभी आगे बाकी हैं. Stay tuned. It's Anamika signing off. And do not forget to subscribe Unacademy Plus. Use the referral code UPSCYT or rank 10 so that you get discount of 10%. Okay. Unacademy helps you preparing for your examination very well. Okay. Take care of yourself.